Hello students, my name is Sunita Tripathi and welcome to part 4 of the chapter Atoms and Molecules। और इस वीडियो का टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आगे चल के जो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो समझना आपके लिए कठिन नहीं होगा। और मोल कॉन्सेप्ट में बता दूं कि आज केमिस्ट्री में जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जहाँ कहीं भी मास की ज़रूरत होती है, हम वहाँ ग्राम्स और किलोग्राम्स की बात नहीं करते, वहाँ पर हम मोल से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मोल जो है बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ क्लास 9 के लिए बल्कि क्लास 11, 12th और 12th के बाद जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो मोल कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और मोल कॉन्सेप्ट आपको तभी अच्छी तरह समझ में आएगा जब आप एटॉमिक मास को अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें और एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम, नाम से ही समझ में आ रहा है एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता करना हो तो हम क्या करते हैं? मान लो हमें अपना मास पता करना हो, अपना वेट, तो हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वो हमें हमारा मास बता देती है। मान लो हमारे पास 10 एप्पल्स हैं तो तराजू की हेल्प से हम उन एप्पल्स का मास पता कर लेंगे। तो जो मैक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो बड़ी होती हैं साइज़ में, उनका मास पता करना बहुत आसान है। उसके लिए हमारे पास डिवाइस हैं, एपरेटस हैं। लेकिन एटम का मास पता करना है हमको। हम जानते हैं एटम बहुत छोटा होता है। एटम इतना छोटा होता है कि उसे हम देख ही नहीं सकते, तो उसका मास पता करना ये कठिन काम है। तो आज की डेट में जो साइंटिस्ट थे उस समय, उन्हें मालूम था कि एटम का मास बहुत ही कम होगा, बहुत छोटा होगा। तो आज की डेट में हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जो एक एटम का मास बता दें और उस डिवाइस का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैं बता दूं कि जितने भी एटम्स हैं उनमें सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा होता है और उसका मास, आज हमें एग्जैक्ट मास उसका पता है। किसकी मदद से हमने पता किया है? मास स्पेक्ट्रोमीटर से। और मैं बता दूं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ग्राम्स में ये है हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो आज हम जानते हैं। इस वैल्यू को आप बहुत ध्यान से देखो, ये है 10⁻⁻24। मतलब क्या है? ज़ीरो के बाद, पॉइंट के बाद आप ज़ीरो लगाते जाइए। कितने ज़ीरो? 22 ज़ीरोज़ आप लगाएंगे, उसके बाद आएगा 167 ग्राम्स। तो ग्राम्स में ये वैल्यू है, ये मास है हाइड्रोजन के एक एटम का। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये वैल्यू 1 ग्राम से कितनी छोटी है। अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। उन सारे एलिमेंट्स के जो मासेस हैं, एटॉमिक मास, वो अगर ऐसे ही हों और उनसे हमें कैलकुलेशंस करनी हो, एटॉमिक मास को लेके ही आगे बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो हमें इस तरह की वैल्यूज से अगर कैलकुलेशन करना हो तो केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और हमें याद करना हो अगर 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए। तो ये तो चलिए आज की बात हुई जब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, उनसे हमें ये वैल्यू पता चल गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले की, 18th सेंचुरी की, जब मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था। भले ही मास स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था, भले ही हमें किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास नहीं पता था, लेकिन साइंटिस्ट जो थे उन्हें अंदाज़ा था कि एक एटम का मास बहुत ही छोटा होगा। इसका मतलब कि ग्राम्स में अगर हम एटॉमिक मास को लें तो ये कन्वीनियंट नहीं होगा। ग्राम जो है वो एटॉमिक मास के लिए बहुत बड़ा यूनिट है। तो उन्होंने एक नया यूनिट बनाया मास का और उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट
इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMU, या आजकल एटॉमिक मास यूनिट की जगह यूज़ होता है यूनिफाइड मास, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं U। तो चाहे आप एटॉमिक मास यूनिट लिखें, उसी को शॉर्ट में AMU लिखें, या यूनिफाइड मास लिखें, या आप शॉर्ट में U लिखें, इन सब का चारों का एक ही मतलब है। हम इस चैप्टर में आगे हम U यूज़ करेंगे। AMU भी लिखा जाता है और U भी, लेकिन आजकल ज़्यादातर यूज़ होता है U का। तो ये एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्राम्स है, किलोग्राम है, नैनोग्राम है, मिलीग्राम है, ये सब मास के यूनिट हैं। उसी तरह से U भी मास का ही यूनिट है, लेकिन किसका मास? जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका मास अगर हमको लेना है तो हम इस यूनिट का यूज़ करते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक नया यूनिट बनाया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मास को नापने का। अब उन्होंने जो सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन का, उन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन का एक एटम, भले ही उसका मास कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1U, यानी उन्होंने यूनिट कर दिया उसको। हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या है पता नहीं, उस समय नहीं पता था, उन्होंने अज्यूम कर लिया, उन्होंने ये मान लिया कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास हम मान लेते हैं 1U। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का एक एटम, इसका मास है 1U। अब उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन के उस एक एटम से उन्होंने किसी दूसरे एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक मास पता करना है तो उन्होंने हाइड्रोजन के मास से उसको कंपेयर किया। मान लो कि हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है A और उसका ये एक एटम है, इसका मास हमको पता करना है। हमें पता चला कि हाइड्रोजन के एक एटम से A का एक एटम 2 टाइम्स हैवियर है। ये कोई एक एलिमेंट है, A है सपोज इसका नाम, इसका एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 2 टाइम्स हैवियर है। तो अगर हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U है तो इसके एक एटम का मास कितना होगा? 2U, क्योंकि ये 2 टाइम्स हैवियर है, इसका मास होगा 2U। मान लो हमारे पास एक और एलिमेंट है जिसका ये एक एटम है, एलिमेंट है B, इसका एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से सपोज 3 टाइम्स हैवियर है, तो इसका मास होगा 3U। अगर एक और एलिमेंट है C, उसका एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 10 टाइम्स हैवियर है, तो इसका मास होगा 10U। मतलब हाइड्रोजन के एक एटम से किसी भी दूसरे एलिमेंट का एक एटम जितने टाइम्स हैवियर होगा वो ही उस दूसरे एटम का, एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। अगर वो 2 टाइम्स हैवियर है तो एटॉमिक मास उसका होगा 2U, अगर 3 टाइम्स हैवियर है तो 3U, 4 टाइम्स हैवियर है 4U, 50 टाइम्स हैवियर है 50U। तो हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन के एक एटम से उस दूसरे एलिमेंट के एटम को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो सारे मासेस आए हैं 2U, 3U, 10U एटसेट्रा, ये मासेस क्या कहलाएंगे? रिलेटिव एटॉमिक मासेस, क्योंकि ये एक्चुअल मास तो है नहीं। जब हाइड्रोजन का ही मास 1U एक्चुअल नहीं है, ये तो हमने मान लिया है कि 1U, तो फिर उसी से जब हम इन सबको रिलेट कर रहे हैं तो इनके मासेस भी एक्चुअल तो होंगे नहीं। तो ये सारे मासेस कैसे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मासेस, क्योंकि हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं? इन सबको हाइड्रोजन के मास से। ये एक्चुअल मासेस नहीं हैं। लेकिन आगे चल के जब एक्चुअल मास पता करने के जो डिवाइस हमने बना लिए और जब हमने एक्चुअल मास पता किए इन सारे एलिमेंट के, तो ये पता चला कि रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एक्चुअल एटॉमिक मासेस में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो है डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस निग्लिजिबल है। तो आगे की क्लासेस में आपको रिलेटिव ये वर्ड मिलेगा ही नहीं। मतलब हम जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं उन्हीं को एक्चुअल मास मान के हम सारी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं।
क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन वो डिफरेंस निग्लिजिबल है। ये हमें आगे चल के पता चला। ठीक है, तो ये सारे मासेस हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। हम हाइड्रोजन के एक एटम के मास से इन सबको कंपेयर कर रहे हैं। अब जब हम हाइड्रोजन के से ये एलिमेंट्स कितने टाइम्स हैवियर है, A 2 टाइम्स है, B 3 टाइम्स है, C 10 टाइम्स है, हमें पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन से कोई भी दूसरा एटम कितने टाइम्स हैवियर है? ये मालूम कैसे पड़ेगा? तो ये इस तरीके से मालूम पड़ेगा कि हम हाइड्रोजन से उस एलिमेंट का रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोजन का नोन अमाउंट, उस दूसरे एलिमेंट का नोन अमाउंट। सपोज हमको ए का पता करना है तो हम हाइड्रोजन का कुछ अमाउंट लेंगे, हमें पता होगा कितना हमने लिया है। ए एलिमेंट का कुछ अमाउंट लेंगे, मालूम होगा कितना लिया, दोनों के बीच रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का मास हम लेंगे और फिर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन से जो रिजल्ट निकलेगा उससे हमें पता चलेगा कि एलिमेंट ए का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे हम दूसरे एलिमेंट का, तो हमें दूसरे एलिमेंट का एटम का मास पता चलेगा। अब क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या आई कि कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो सारे एलिमेंट, वही एलिमेंट, उन्हीं एलिमेंट का हमको एटॉमिक मास पता चल पाएगा जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे। कई सारे एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये सोचा गया कि ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढा जाए जो मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट से रिएक्ट कर जाए। तो पता चला ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे रिएक्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन की जगह पे अब रिलेट किया जाने लगा ऑक्सीजन से। इसके पहले एक पॉइंट और नोट कर लें कि हाइड्रोजन से क्योंकि रिलेट किया गया इसलिए हाइड्रोजन को कहा गया रेफरेंस एटम। हाइड्रोजन है रेफरेंस एटम क्योंकि हाइड्रोजन से ही रिलेट किया गया है। तो हाइड्रोजन से जब प्रॉब्लम आने लगी, हाइड्रोजन कई एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो ऑक्सीजन को रेफरेंस एटम बना दिया गया क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट से रिएक्ट करता था। कुछ समय के बाद ऑक्सीजन के साथ भी कुछ दिक्कत आने लगी। क्या थी दिक्कतें वो जानना 9th क्लास में आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप 11th में उसको पढ़ेंगे डिटेल में कि ऑक्सीजन को रेफरेंस एटम बनाने से क्या प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम कुछ दूसरे तरीके के थे। तो बाद में जाके कार्बन को रेफरेंस एटम बना दिया गया। तो आज की डेट में भी रेफरेंस एटम कौन है? कार्बन। रेफरेंस एटम में कार्बन, हम कार्बन से बाकी दूसरे एलिमेंट को रिलेट करते हैं और उनका रिलेटिव एटॉमिक मास पता करते हैं। ठीक है, अब कार्बन बन गया रेफरेंस एटम और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U। हाइड्रोजन का एक एटम से कार्बन का एक एटम 12 टाइम्स हैवियर है, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12U। अब हम कार्बन से रिलेट कर रहे हैं सारे अदर एलिमेंट्स को। तो कार्बन के एक एटम का मास है 12U। हम इस एक एटम के 12U से हम रिलेट नहीं करेंगे। इस कार्बन को अगर हम 12 पार्ट में बांट दें, कार्बन का एक एटम जिसका एटॉमिक मास है 12U, अगर हम इसको 12 इक्वल पार्ट में बांटें तो एक पार्ट का मास होगा 1U। इसको ऐसे समझो, मान लो ये एक मास है 12U। इसको अगर हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से हम ये एक पार्ट अगर ले लें, ये एक पार्ट इसका 1/12 पार्ट कहलाएगा। और अगर इस पूरे का मास 12U है तो उसके 12th पार्ट का मास कितना होगा? 1U। तो हम 1/12 पार्ट से रिलेट करते हैं। अगर मतलब अगर किसी एलिमेंट का, मान लो वो एलिमेंट है X, इसका एक एटम कार्बन के 1/12 पार्ट से मान लो कि 10 टाइम्स हैवियर है,
तो इस x एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा 10u, क्योंकि कार्बन का 1/12 पार्ट 1u के बराबर है। ये किसके बराबर है? 1u के बराबर है। तो 10 टाइम्स इससे हैवियर है, मतलब इसका मास होगा 10u। ठीक है, सो 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1u। तो अब कंपैरिजन होता है कार्बन के 1/12 पार्ट से। तो मान लो कि नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन के 12th पार्ट से 14 टाइम्स हैवियर है, इसलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स हैवियर है, इसीलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है 16u। सोडियम का एक एटम कार्बन के एक एटम के 12th पार्ट से 23 टाइम्स हैवियर है, इसलिए सोडियम का एटॉमिक मास है 23u। तो अब हम रिलेट करते हैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम से 1/12 पार्ट, जो कि 1u के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझने की है। जहाँ जहाँ पर हम कार्बन बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमने कार्बन कहा है, वहाँ पर आपको समझना चाहिए, वहाँ पे आपको लिखना चाहिए C-12। इसको हम बोलते हैं कार्बन 12। कार्बन 12 क्या होता है, इसको समझ लें। मान लो हमारे पास 100 एटम्स हैं कार्बन के, 100 एटम्स हैं हमारे पास कार्बन के, उनमें से करीब करीब 90 एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक मास होगा 12u। मतलब करीब करीब 100 में से 90 एटम्स कार्बन के कैसे होंगे, जो हाइड्रोजन के एक एटम से 12 टाइम्स हैवियर होंगे, इसलिए उनका एटॉमिक मास है 12u। अब जो 2-4 हैं, 4-5 ऐसे होंगे एटम्स जो कि हाइड्रोजन के एक एटम से 13 टाइम्स हैवियर हैं, तो उनका एटॉमिक मास है 13u। कुछ 4-5 एटम्स बचे हुए ऐसे होंगे जिनका एटॉमिक मास हाइड्रोजन के एक एटम के मास से 14 टाइम्स हैवियर है, तो उनका एटॉमिक मास होगा 14u। तो हम इनको कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे C13 और इसको डिनोट करते हैं C14। ऐसा हम लिखते हैं C-13 C-14, मतलब इनका एटॉमिक मास है 13, इसका एटॉमिक मास है 14, इसको हम बोलते हैं C13 C14 कार्बन। तो हमने देखा कि 100 में से ज़्यादातर कैसे हैं जिनका एटॉमिक मास 12u है। तो हम यहाँ जो कंपेयर कर रहे हैं वो किस कार्बन से कर रहे हैं, C12 से। हम 13-14 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि C12 का एटॉमिक मास है 12u और उसका हम 12th पार्ट ले रहे हैं, वो ही केवल 1u के बराबर होगा। अगर हमने C13 C14 लिया, उसको 12 इक्वल पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया, तो उसका 1/12 पार्ट 1u के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जहाँ कहीं भी हम कार्बन लिखेंगे वहाँ हम कोशिश करेंगे C12 लिखें। ये कहलाते हैं आइसोटोप्स, जो आगे के लेक्चर्स में आप पढ़ने वाले हैं। आइसोटोप्स क्या है, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। लेकिन अगर हम कार्बन का सैंपल लें तो उसमें मैक्सिमम एटम्स कैसे होंगे, C12। 2-4 होंगे, थोड़े से होंगे C13, थोड़े से होंगे C14। ठीक है, तो हम बात करते हैं किस कार्बन की, C12 की। ठीक है, तो अब 1-2 डेफिनेशंस आते हैं। ये जो टॉपिक है एटॉमिक मास, ये समझने वाला टॉपिक है। इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, पहला तो ये कि राइट एटॉमिक मासेस ऑफ फॉलोइंग, 2-4 के एटॉमिक मास आपसे पूछेंगे, तो आपको हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक टोटल 20 एलिमेंट्स होते हैं, इनके एटॉमिक मास क्लास 9th में याद होने चाहिए। और इसके अलावा पूछ सकता है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। तो प्रॉपर डेफिनेशन आप लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट का कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ मास विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के 1/12 मास के इक्वल होता है जो मास, वो है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे अगेन कार्बन कौन सा होगा, C12। दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास
का प्रॉपर डेफिनेशन होगा द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट और किसी दूसरे एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये दोनों प्रॉपर डेफिनेशंस हैं। तो अगर ये एक एक नंबर के डेफिनेशन आते हैं, डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखें, ठीक है। तो एटॉमिक मास के बारे में क्लास 9 में आपके लिए इतना जान लेना काफ़ी है। तो इतने जो पॉइंट्स मैंने बताए वो सब क्लियर होने चाहिए। अगर एक बार में क्लियर ना हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें और अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर कर लें। अगर कुछ सवाल मन में उठ रहे हो, क्वेश्चंस उठ रहे हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।